हार्मोन है, और जो मेल का हार्मोन है वो एक ही है, टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन जो है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ये कैसे काम करता है पहले समझो। सबसे फर्स्ट में जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आएगा तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो पहले एक्टिव होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जैसे ही एक्टिव होगा ये रिलीज करेगा JNRH, इसका होता है गोनाडोट्रोपिक ट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। JNRH जो होता है ये एंटेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और यहाँ से निकालेगा LH मेल के केस में, क्योंकि FSH भी होता है, बट LH जो होता है ये डायरेक्टली कहाँ काम करेगा, तो लेडिक सेल में, या फिर इसी को बोले तो इंटरस्टिशियल सेल, जो कि रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। ये इसका हार्मोनिंग फंक्शन है, ठीक है। एंटेरियर पार्ट से क्या निकला, LH, वो कहाँ काम करेगा, लेडिक सेल में। इसी का हम लोग दूसरा नाम बोले थे इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं ICSH भी बोल सकते हैं, क्योंकि LH जैसे ही स्टिमुलेट होगा लेडिंग सेल से ICSH निकलेगा। ICSH मतलब इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो काम करता है टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड, मतलब उसको बढ़ाने का काम करता है। ये तो इसका हार्मोन है। अब हार्मोनिंग एक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग इसके बाद वही आज पढ़ने वाले हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ठीक है। दूसरा हम बताए थे क्या, कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है वो मेंटेन होता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या है, देखो कॉमन जो है वो ठीक है, बट अनकॉमन को याद रखना। तो अनकॉमन में क्या क्या बताए थे, तो सबसे पहला जो है हेयर का ग्रोथ होगा ऑन फेस, ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं चेस्ट रीजन में होगा, ठीक है, प्यूबिक रीजन में होगा, आई मीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास में, उसको प्यूबिक रीजन बोलते हैं। और जो नेक्स्ट आई मीन चौथा पार्ट है वो है आर्मपिट, ठीक है। आर्मपिट जो है वो कॉमन है, प्यूबिक रीजन कॉमन है, इसलिए हम वो पिछला क्लास बोले थे कि अनकॉमन बता रहे हैं, कॉमन हम बता देंगे, तो ये है। दूसरा क्या होता है मेल के केस में, कि ये जो पेक्टोरल है, आई मीन सॉरी हाँ, पेक्टोरल या फिर शोल्डर रीजन क्या होता है, वाइडर हो जाता है, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाता है। उसके अलावा बॉडी में आई मीन मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ने के साथ बॉडी में बहुत कुछ चेंजिंग होता है। देखो चेंजिंग के तौर पे जैसे मान लो वॉइस जो है पिच कैसा हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मेल में लो पिच होगा, सॉरी मेल में लो पिच होगा, ठीक है, मेल में लो पिच होगा, फीमेल में हाई पिच होता है। तो ये तुम्हारा है। और गैमेट का फॉर्मेशन के लिए जो फंक्शन है वो हमारे टेस्टिस का फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में एक और चीज याद रखना कि जैसे प्यूबर्टी स्टेज आएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी है, जैसे टेस्टिस है, पेनिस है, या जो भी ग्लैंड वगैरह है, वो अपना डेवलपमेंट या साइज बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ हार्मोन से डिपेंड करता है, तो सेक्सुअल बिहेवियर भी जो है ना प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होता है, कहने का मतलब उस टाइम पे वो ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर जैसे मान लो कि एक तरह का इरेक्शन ऑफ पेनिस वगैरह जो होता है, ये सब चीज होता है, बट ये सब चीज डिपेंड करता है किसी और चीज पे। जैसे एक तो हाइपोथैलेमस का हार्मोन फंक्शन है, हाइपोथैलेमस अपना जो ब्रेन का पार्ट है उसका भी ये काम होता है सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करना। तो इस स्टेज में ज्यादा मतलब प्यूबर्टी के बाद ज्यादा ये होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है तुम्हारा मेल के केस में, ठीक है। ये है हार्मोन एक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के रिलीजिंग में हेल्प करता है, इसको नोट कर लो, ठीक है। और यही टेस्टोस्टेरोन याद रखना, ये दो चीज मेंटेन करेगा, एक तो गैमेट फॉर्मेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा बता दो, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है। तो इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसका आई मीन फीमेल बॉडी में 2 हार्मोन है, वो हम आगे बताते हैं, ठीक है।
नोट कर लोगे तो बताना, ठीक है? हो गया सर। हो गया ना? ठीक है। अब फीमेल के नो केस में सर, क्या हो गया? नहीं हुआ है नोट? नो सर। अच्छा करो, जल्दी करो, जल्दी करो, थोड़ा प्लीज चलो। हाँ ठीक है। सर हो गया। हो गया ना? चलो अब हम लोग आते हैं फीमेल के केस में। तो फीमेल में भी जो है वो हाइपोथैलेमस से ही मेंटेन होगा, बट यहाँ पे हम लोग को दो स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शनिंग देखने को मिलता है, ठीक है? एक है हमारा LH और एक होता है FSH, ठीक है? LH का फुल फॉर्म पता है, FSH का फुल फॉर्म भी पता है हम लोग को, ठीक है? LH का क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये ओवरी के फॉलिकुलर सेल पे एक्ट करता है, जो कि रिलीज करेगा एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करेगा? एस्ट्रोजन। और LH जो होता है, आई मीन फॉलिकुलर सेल जब मैच्योर होता है और वो जब गैमेट को रिलीज, आई मीन ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाता है, ओव्यूलेशन करने का मतलब ओवा का सिक्रेशन हो गया, उसके बाद जो कन्वर्ट होता है, क्योंकि अभी ओवा का स्ट्रक्चर हम बताए नहीं, वो बताएंगे, ठीक है? तो ओवा का स्ट्रक्चर में जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है, सॉरी ओवा का नहीं, ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर में जब ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाता है तो उसमें ओवा रिलीज हो जाता है। बाकी वह जो फॉलिकुलर सेल बचा ओवा रिलीज होने के बाद, वो एक येलोइश फ्लूइड में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। वहां पे LH एक्ट करता है, और LH एक्ट करने के कारण वहां पे रिलीज होता है, आई मीन कंसंट्रेशन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज, आई मीन होता है, आई मीन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज करता है एस्ट्रोजन को। तो ये दोनों का अलग अलग है। और एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है? ये मेनली क्या है? गैमेट के फॉर्मेशन में, गैमेट के फॉर्मेशन में। और दूसरा क्या लिख सकते हो तुम? तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी हेल्प करता है, ठीक है? जो कि टेस्टोस्टेरोन था, ये यहाँ पे ये है। बट प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है मेंटेनेंस ऑफ, या लिख सकते हो मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये कैसे समझें, ठीक है? तो कुछ कुछ चीज है जो पिछले क्लास में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बताए ही थे कि प्यूबर्टी के स्टेज में क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट में जब प्यूबर्टी का स्टेज स्टार्ट होगा तो गैमेट फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, ठीक है? और गैमेट फॉर्मेशन के पता करने के लिए क्या होता है? तो फीमेल में एक इवेंट टाइमिंग साइकिल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम लोग पता चल जाता है कि हाँ फीमेल जो है वो प्यूबर्टी स्टेज में आ गई है, पहला। दूसरा क्या होगा कि एस्ट्रोजन, ठीक है, के हेल्प से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जो है मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, आई मीन जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोल रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट या फिर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इस टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अब इसके अलावा हम और कुछ बताए थे, जैसे तीसरा नंबर पे जैसे एक वॉइस जो पिच होता है वो क्या होता है? वो हाई हो जाएगा। उसके बाद हम चौथा नंबर पे क्या बताए थे कि पेल्विक रीजन जो होता है वो वाइडर हो जाता है। क्यों वाइडर होगा? क्योंकि ओवरी फैलोपियन ट्यूब का जो है ग्रोथ करना स्टार्ट होगा। अब इस बात सेपन साइज जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो एक अलग सेपन साइज प्रोवाइड कराएगा ही, मतलब फीमेल बॉडी को। तो पेल्विक रीजन जो होता है बिकम वाइडर, ठीक है? उसके अलावा नॉर्मल अगर बात करो तो हेयर पूरे बॉडी में, फेशियल हेयर वगैरह होने लगता है, बट जो हेयर है वो थिक नहीं होता है। जैसे मेल का थिक सिंपल है, मोजदारी थोड़ा सा हार्ड होगा नॉर्मल फेस, नॉर्मल फेस में जो हेयर है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है? अब देखो इसमें कुछ कुछ और चीज है जो पिछले क्लास में नहीं डिस्कस किए थे। पहला चीज है कि इस स्टेज में एस्ट्रोजन या फिर बोल सकते हो सेक्स हार्मोन के कारण बॉडी में जो है वो
फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स के केस में, आई मीन फीमेल्स के केस में फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब फैट का डिपोजिशन स्टार्ट होगा, साथ साथ में सिबेशियस एंड जो स्वेट ग्लैंड है वो ज्यादा एक्टिव होता है। ये मेल में भी होता है, ग्लैंड जो एक्टिव है वो प्यूबर्टी स्टेज में ज्यादा होता है, ठीक है। फीमेल में जो है सिबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन, आई मीन एक्टिवेशन ज्यादा होगा। तो सिबेशियस ग्लैंड क्या रिलीज करता है? ऑयल, ठीक है। और ऑयल जो है प्यूबर्टी के स्टेज, जैसे प्यूबर्टी स्टेज आएगा ऑयल का सिक्रीशन ज्यादा होता है। एक और चीज है, ऑयल जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा, मीन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ऑयल इस जिस स्किन, कोई बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, तो उसके लिए 3 बेनिफिट ये क्या होता है। सबसे पहले ऑयल जो, ऑयल सिक्रीशन होने के कारण एक इंसुलेटिंग, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, जिसके कारण जो एक्सटर्नल जो भी, आई मीन एक्सटर्नल जो भी हार्मफुल पार्टिकल है या जो भी है उससे वो बचाएगा। जैसे मान लो डस्ट वगैरह है वो जाए फेस पे आएगा, लेकिन वो फेस पे अंदर स्किन के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि तब तक वो पोर बंद करता है, एक लेयर चढ़ा देता है वो। दूसरा क्या हो जाता है कि जैसे स्किन से इरिटेशन वगैरह ये सब से वो बचाता है, ठीक है। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि मेल का स्किन और फीमेल के स्किन में बहुत डिफरेंस है। तो फीमेल का जो स्किन है इन कंपेरिजन टू मेल वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा क्या ज्यादा ही सॉफ्ट होता है। फीमेल का सॉफ्ट ज्यादा होगा, मेल का जो होता है वो थोड़ा सा रफ होता है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टनेस आता है कहाँ से आता है, ठीक है, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ऑयल ग्लैंड, ठीक है, वो होता है। और उसके बाद फिर आगे अगर और तुम मतलब जाओगे तो फिर जैसे ऑयल ग्लैंड का जो मेन काम होता है, जैसे वो एक इंसुलेटिंग लेयर बनाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फीमेल में होगा, मेल में भी होता है, बट अगर फीमेल में जो बेसियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड के कारण जो ऑयल सिक्रेट होता है वो जो एक लेयर बनाता है, वो लेयर के कारण फीमेल का बॉडी इन कंपेरिजन टू मेल वो ज्यादा गर्म रहता है, आई मीन वार्म ज्यादा रहता है, जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, हॉट, ठीक है। तो फीमेल के केस में बायोलॉजिकली रीजन है कि फीमेल का जो बॉडी होता है इन कंपेरिजन टू मेल वो ज्यादा वार्म रहेगा, ठीक है। उसका क्या रीजन था, यही एक रीजन है, ठीक है। अब देखो ये तो फायदा हम बता दिए, बट इसके अलावा जो है इसका कुछ नुकसान भी है। जैसे प्यूबर्टी के स्टेज में या एडोलसेंस में हम लोग क्या बोलते हैं कि पिंपल्स वगैरह आना स्टार्ट होता है। पिंपल्स अलग है, एक्ने अलग है, ब्लैक हेड्स अलग है। तो पिंपल्स और एक्ने में डिफरेंस ये समझ लो कि एक्ने जो है वो हार्मोनल की वजह से होता है, लेकिन पिंपल्स जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो एक्ने जो है वो हार्मोन की वजह से होता है, मतलब फेस में कहीं कहीं छोटा 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 छोटा, मतलब एक बोलते हैं फोड़ा टाइप से। तो एक फोड़ा जो होता है, जो रेडनेस हो जाता है, वो पिंपल्स है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। होता क्या कि बैक्टीरिया स्किन में गया, स्किन में क्या है वहां पे फैटी एसिड है, फैटी एसिड के कारण वो प्रेजेंट हो जाता है स्किन में। और अगर वो अगर हम उसको अच्छे से वॉश नहीं करते हैं तो वो क्या करता है, चला जाता है स्किन के, आई मीन स्किन में जो पोर है उसके अंदर चल जाता है, और वहाँ पोर्स में जो वो वहां पे न्यूट्रिएंट लेके वहां पे वो ग्रोथ करता है और वो पिंपल कर देता है। लेकिन एक्ने जो टोटली डिपेंड करता है वो हार्मोनल फंक्शन से, ठीक है। तो देखो एक तो है कि चलो प्यूबर्टी स्टेज में अब किसी किसी आई मीन गर्ल्स या बॉयज कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, किसी किसी में देखना इस एज में, आई मीन 20 18 मतलब 18 20 22 साल के अप्रोक्स में जो है ना, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मुंह में बोलते दाना आ गया, जो कि एक्ने हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली में वो हार्मोनल के साथ साथ में हमारा हेल्थ का मेन जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण भी होता है, तो वो अलग चीज है। कभी भी उसको इसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हाँ चलो इस एज में है तो हार्मोनल ज्यादा है तो एक्ने आ रहा है। एक्ने अलग, पिंपल्स अलग है। पिंपल्स क्या बता दिए, एक्ने जो होता है वो कहीं ना कहीं एक तो ठीक है वो आएगा ही, लेकिन वो टाइम टू टाइम ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसका बहुत ज्यादा दिन तक नहीं ठीक होता है तो कहीं ना कहीं वो स्किन से रिलेटेड डिजीज है, या फिर बोल सकते हैं हमारा जो पेट है या फिर जो बोलते हैं कि स्टोमक वो गर्म हो जाता है, उस वजह से भी होता है। तो वो इस चीज को कभी रिलेट नहीं करना चाहिए। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में। तो हम क्या बताए थे कि प्यूबर्टी के स्टेज में ऑयल ग्लैंड, आई मीन ऑयल का ज्यादा सिक्रेशन होता है, स्वेट ग्लैंड का सिक्रेशन ज्यादा। तो ऑयल का बहुत फायदा है, जो फायदा वो हम बता दिए कि पहला स्किन सॉफ्ट होगा, दूसरा मॉइस्चर बना के रखेगा, ड्राई नहीं होने देगा स्किन का, जिसके कारण वो जो है वो बहुत ज्यादा मतलब एक तरह का इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं। दूसरा चीज क्या है, लेयर बनने से क्या है, इसकी सन से जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा।
ठीक है। अब नॉर्मली क्या है, देखो जैसे मान लो हम लोग गर्मी के दिनों में सनस्क्रीन लगाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा सनस्क्रीन है क्या, वो एक क्रीम है जिसमें हम एक लेयर आई मीन बनाते हैं बॉडी में, ताकि वो स्किन से जो भी हार्मफुल रे है वो बचा ले। तो वही सेम काम होता है वो ऑयल ग्लैंड का, ठीक है, ये चीज है। और वार्म क्यों होता है बॉडी, ये भी पता चल गया, ठीक है। सॉफ्ट क्यों होता है, ये भी पता चल गया। अब जैसे बता दी फैट का डिपोजिशन, हमेशा ध्यान रखना कि फीमेल के केस में एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो फैट का डिपोजिशन जो टिश्यू एडिपोज टिश्यू स्किन में वो ज्यादा एक्टिव होता है, जिसके कारण बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स में फैट का डिपोजिशन ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे फेस में हो जाता है, आई मीन चिक्स वगैरह जो तो थोड़ा फूल जाता है, ठीक है, और थाइज में होगा, हिप्स में होगा, तो कुछ कुछ रीजन में वो ज्यादा होता है। हाँ तो वार्म हेलो, क्यों होता है, एक बार फिर से बताइए ना। क्या वार्म क्यों होता है फीमेल का बॉडी? वार्म क्यों होता है? अच्छा ठीक है, वो हम बता देते हैं, इसको खत्म करके फिर हम जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बता रहे थे क्या कि जैसे फैट का डिपोजिशन हम बताए, तो कुछ कुछ पार्ट मतलब वो फीमेल के बॉडी में वो क्या होता है, वो स्टोर्ड होता है। जैसे मान लो बोले फेस में, चिक्स वगैरह में, फिर थाइज में, हिप्स में। तो फैट का डिपोजिशन ऑलरेडी इसी हार्मोन की वजह से वो डिपॉजिट करता है, ठीक है। साथ साथ में होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मतलब इस टाइम पे जो मेमोरी ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड जो है वो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड है, तो नरिशिंग में वो हेल्प करता है। तो एट मतलब आफ्टर द पार्चुरेशन आई मीन आफ्टर बेबी बर्थ के बाद ये ज्यादा मतलब फंक्शनिंग करेगा तभी जब ये डेवलप्ड होगा, तो इसीलिए इस टाइम से डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। बाकी बात डिफ्रेंसिएशन बहुत है, जैसे बोले फैट का डिपोजिशन या फिर मेमोरी ग्लैंड का डिफ्रेंसिएशन, ये जो है वो और बहुत सारे कारण से भी होता है। हाँ तो साक्षी साक्षी का सवाल था ना कि हाँ वार्म क्यों होता है। देखो एक्चुअली में क्या है कि हम बता रहे थे ऑयल ग्लैंड के बारे में, तो ऑयल जो सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है वो सिक्रीट करता है, और ऑयल ग्लैंड स्किन के हर एक जगह पे एवरीवेयर, जहां जहां स्किन है, आई मीन पूरे बॉडी स्किन से कवर है, तो वहां पे ऑयल सिक्रेटिंग आई मीन सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल बॉडी में ये ज्यादा सिक्रीट करता है, उसका रीजन उसके ज्यादा सिक्रीशन होने से ऑयल का एक लेयर बनाता है पूरे बॉडी में, जिसके कारण जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो मेंटेन आई मीन वो थोड़ा ज्यादा होता है। नॉर्मली क्या बोलता है कि फीमेल का जो बॉडी है वो वार्म होगा, ठीक है, ये नॉर्मल है, बायोलॉजिकल फैक्ट यही है कि इसलिए वार्म होता है क्योंकि फैट सॉरी लेयर्ड हो जाता है, एक तरह का ऑयल ग्लैंड जो है वो लेयर्ड बनाता है, लेयर का बनाता है, ठीक है, जिसके कारण अंदर का जो टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करके रखता है, वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, बस इसी कारण से वो, तो ड्यू टू ऑयल ग्लैंड, ठीक है। तो ऑयल भी बॉडी में जिसका ज्यादा ऑयल सिक्रेटिंग आई मीन कहने का मतलब कि जिसका बॉडी में ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो कहीं ना कहीं फायदा भी है, ठीक है। और घाटा उसका वही है कि वो एक्ने या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का पिंपल्स का जो प्रॉब्लम आता है वो ज्यादा है। बाकी बाद में वो हर तरह से प्रोटेक्ट करता है, हर तरह से वो बेनिफिट ही देता है। और दूसरा चीज क्या होता है कि फैट का डिपोजिशन जो है वो भी बहुत फायदा करेगा। इवन कि जो भी मतलब क्लास वगैरह 10th में किए होगा उसको हम बताए थे। साक्षी बताओ फैट का क्या काम होता है फीमेल बॉडी में, याद है तो बताओ। हेलो साक्षी, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज किसी आ रही है, हाँ या ना, कोई जवाब दो। यस सर। यस सर। साक्षी कहाँ चल गई, क्वेश्चन बता नहीं रही। अच्छा ठीक है, चलो हम बता देते हैं। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि फैट का डिपोजिशन होने से एक बेनिफिट ये हो जाता है कि जब फीमेल बॉडी में कोई भी यंग वंस प्रोड्यूस आई मीन डेवलप करता है, तो उसके टोटल ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ, मेनली मेंटल ग्रोथ जो होता है वो कहीं ना कहीं फैट के कारण आई मीन फैट के कारण वो ग्रोथ ज्यादा आई मीन अच्छे से ग्रोथ कर पाता, ज्यादा कुछ कहीं नहीं करता, ज्यादा कम कहीं नहीं करता, ठीक है। बट नॉर्मल क्या अगर फीमेल के बॉडी में फैट ही नहीं है ना, तो ग्रोथ में पार्चुरेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। तो उस केस में फैट जो होना होता है फीमेल बॉडी में वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर
वो जो बेबी है उसके ग्रोथ में, उसके मेंटल ग्रोथ में ये फैट जो है यूज, स्पेशली थाइज एंड हिप्स का जो फैट होता है वो उस चीज के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फैट एनर्जी देता है, ठीक है। और जब फीमेल बॉडी में कोई भी बेबी रहता है तो उसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए उसको टाइम टू टाइम, इसलिए बोलता है न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही तगड़ा चाहिए, बोलता है बहुत अच्छा होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर वे में देना चाहिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ एनर्जी सबसे ज्यादा खर्च होता है। तो फैट भी कहीं ना कहीं एक तरह का, सबको जानते हैं, ठीक है। तो वो फैट का हेल्प उस टाइम पे बहुत अच्छे से होता है। दूसरा पार्सुलेशन के टाइम में, मतलब एक्ट ऑफ बर्थ जो मैकेनिज्म है उसमें भी वो हेल्प करता है। हाँ, एक और चीज है जान लो, बहुत ज्यादा फैट भी फीमेल बॉडी में नहीं होना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा हार्म ही करता है। तो नॉर्मल बॉडी में फैट होना चाहिए, बहुत ज्यादा फैट का कमी भी नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा फैट का अमाउंट भी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये नॉर्मल है, ये मतलब जानना चाहिए, क्योंकि फीमेल अपना खुद का बॉडी का मैकेनिज्म है, क्योंकि ये सब चीज जानने से फायदा ही करेगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा हार्मोनल का फंक्शनिंग, उसके कारण जो हुआ। उसके अलावा हम डिस्कस कर दिए फैट का, ऑयल का, ठीक है। उसके अलावा जो है ग्रोथ वगैरह जो है वो सब समझ गए। वॉइस जो है वो हाई एंड लो पिच है, तो ये तो जानते ही होगे कि फीमेल का जो वॉइस होता है वो कितना भी लाउड हो वो मतलब क्रैकिंग नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा मेल का क्रैकिंग होता है क्योंकि उसका पिच लो है और फीमेल का हाई है। और बाकी बात जो है आई मीन रिप्रोडक्शन के केस में बहुत सारा और हार्मोन मतलब काम करता है फीमेल बॉडी में। देखो, फीमेल का बॉडी जो है वो पूरा हार्मोनिक बैलेंस पे चलता है, पूरा हार्मोन पे चलता है। अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पे, सॉरी कहीं ना कहीं उसके मूड पे इफेक्ट होता है। जैसे बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल का मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू हार्मोन डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये चीज होता है, कॉमन है। तो यही है तुम्हारा प्यूबर्टी का। और प्यूबर्टी का जो था सेकंड पिछले क्लास बता दिया, आज डिस्कस कर दिए, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और तो नॉर्मली अगर हेयर का ग्रोथ करे तो फेशियल हेयर होगा ही, बट फेशियल हेयर जो होता है वो कम होता है इन कंपेरिजन टू मेल एंड फीमेल। ये तो जानते हो, आर्म पिट्स होगा। हाँ, चेस्ट में कभी भी फीमेल का चेस्ट में कभी भी आई मीन हेयर का ग्रोथ नहीं होता जितना मेल में होता है। इसीलिए जो है मेल के केस में जो चेस्ट हेयर है वो वेस्टिजियल ऑर्गन की, आई मीन वेस्टिजियल पार्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये है, यही है तुम्हारा, इसको नोट करो। कल हम लोग आगे गैमेटोजेनेसिस में जाएंगे। सर आप जो बोले कि ऑयल ग्लैंड के चलते फीमेल का बॉडी सॉफ्ट होता है और वार्म होता है, तो जिन लोग का ड्राई स्किन होता है तो उन लोग का क्या ऑयल ग्लैंड में सिक्रीशन कम होता है? हाँ, कम होता है, ये चीज है। ऑब्वियस बात है सिक्रेशन कम होगा, बट ऐसा नहीं सिक्रेशन एब्सेंट ही रहता है सिक्रेशन होगा ही होगा, क्योंकि स्किन का जब तुम पूरा, क्योंकि वो दो पार्ट में है स्किन, और उसका लेयर्ड अगर पढ़ेंगे तो एपिडर्मिस एंड डर्मिस के में होता है टाइप में, तो उसमें रहता है सिवेसियस, स्वेट, सब ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे देखो होता क्या है ना, कि अगर हम स्वेट का बात करते हैं तो बोला जाता है कि एडोलसेंस स्टेज में स्वेटिंग जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो प्यूबर्टी के केस में भी वही चीज है, इस टाइम पे जैसे ये स्टार्ट हुआ स्वेटिंग वगैरह एक्टिविटी ज्यादा, एक्चुअली क्या है कि उस टाइम पे जो है हम काम भी बहुत ज्यादा करते हैं, दिमाग भी हम लोग का बहुत ज्यादा चलता है, सब कुछ उस टाइम पे हाई होता है मेटाबॉलिज्म, तो कहीं ना कहीं स्वेट ग्लैंड वो ज्यादा एक्टिव होता है, सेबेशियस भी एक्टिव होता है, ठीक है ना। हो गया सर। हो गया ना। इसमें कुछ तो पूछना नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं, सर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में इसमें क्या मीन कर रहा है? अच्छा हाँ, ब्रेक छूट गया, चलो देखो।
मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये आएगा, बट हम बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि इस जगह पे तुमको अच्छे से समझ में आ रहा है। होता क्या है, ध्यान देना, हम क्या बताए थे कि एलएच जो है कहाँ पे एक्ट करता है, कहाँ पे एक्ट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम पे। कॉर्पस ल्यूटियम पे जब ये एक्ट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है बढ़ेगा, जिसके कारण सबसे फर्स्ट में ध्यान दो, पिछले क्लास में एक यूट्राइन वॉल हम बनाए थे जो 3 लेयर का था, याद आ रहा है ना, जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम बोले थे। तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो ये इंडोमेट्रियम वॉल का फॉर्मेशन होता है। अगर इंडोमेट्रियम वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या कभी भी कोई एम्ब्रायो अटैच करेगा? नहीं करेगा, पहला। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन जो है जिसके कारण उसका जितना भी डेवलपमेंट प्रोसेस है बेबी का, वो कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरॉन पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बाद, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हार्मोन है वो ब्लड में सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, उस टाइम पे एस्ट्रोजन बहुत कम होता है, आई मीन बहुत ही कम, मतलब लो लेवल एकदम, इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बट प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाता है ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम का, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेजेंट है और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है और इसी में अटैच हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम अपना अपना तो मेंटेन ही रहा ना, डिजनरेट तो हो नहीं पाया, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल वो ऑलरेडी बढ़ाते रहेगा, और वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल उसके प्रेगनेंसी में सबसे पहला एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन यही करता है, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो होगा तभी मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है, वो कैसे हम बताएंगे क्या होता है, बट इतना ध्यान रखो कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल, ठीक है, और इसी कारण अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट है वो जो है वो डिपेंड डायरेक्टली कर जाता है प्रोजेस्टेरॉन के। इसके अलावा क्योंकि जैसे ही अटैच हुआ तो मतलब फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेगनेंसी के बाद कुछ और पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन है, और साथ साथ ये भी हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को पूरा फुलफिल या पूरा मेंटेन करने का काम करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो गया किसी कारण से तो प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, अगर पहले आ गया तो प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं पाएगा, कंसीव ही नहीं कर पाएगा, आई मीन कर पाएगी, ठीक है, और अगर उसके बाद भी दिक्कत होता तो एक फेज है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको नोट करके जाओ, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद होता है oogenesis, ठीक है। तो oogenesis में हम लोग क्या देखते हैं, इस प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ ओवा प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा जो कि फीमेल में होगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल में होता है उसको वहां पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के प्रोसेस को हम लोग छूट गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों का जो है ये मैकेनिज्म अलग अलग है, बट स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोसेस में मोस्टली जो प्रोसेस है वो मियोसिस होता है, ठीक है, वो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन है तो यहाँ मियोसिस होगा। तो ये है, तो गैमेटोजेनेसिस तो सिंपल है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट या सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन करता है, तो हम लिखे हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जो है वो दो टाइप, आई मीन दो पार्ट करता है, ठीक है, दो पार्ट करता है, एक है तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो मेल में होगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवा, और स्पर्मेटोजेनेसिस होगा कहाँ पे, तो वो होगा यहाँ टेस्टिस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा, ये प्रोसेस, ठीक है। तो ये अभी इतना है, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से, तो फिर हम लोग को पता चलेगा ये कैसे इसमें क्या क्या प्रोसेस है, ये ध्यान देना, ठीक है, यही है इसमें।
अच्छा एक चीज बता सकते हो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये तो हमारा सेक्स सेल है या गैमेट है, ठीक है, हम लोग इसको गैमेट बोलते हैं। तो बॉडी सेल में या सेक्स सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है? सर सेक्स सेल होता है हैप्लॉइड होता है, बॉडी सेल डिप्लॉइड होता हाँ, ये चीज ध्यान रखना क्योंकि ये पूछता है, ठीक है, कि जो गैमेट्स है वो ऑल अदर बॉडी सेल, क्योंकि बॉडी सेल वहां नहीं देगा, वहां सोमैटिक सेल देगा, ठीक है। सोमैटिक का मतलब ही होता है बॉडी सेल, सोमा का मतलब होता है बॉडी, सोमैटिक सेल, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी सेल हो गया। तो ये पूछता है, छोटा छोटा चीज है ये सब, ध्यान रखना चाहिए कि सोमैटिक सेल, गैमेट सेल या सेक्स सेल से डिफर जो है वो सोमैटिक सेल, मतलब सोमैटिक सेल में क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है, मतलब स्पर्म जो है वो आई मीन गैमेट जो है वो हैप्लॉइड होगा और बॉडी सेल डिप्लॉइड होता है, ठीक है। और मियोसिस, मियोसिस जो है इस प्रोसेस में मियोसिस मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट बोला गया इसको, क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में, ठीक है। लेकिन सोमैटिक सेल में कौन सा प्रोसेस होता है वहां पे? माइटोसिस, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि गैमेटोजेनेसिस में मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट कौन सा है, तो या प्रोसेस कौन सा है, तो मियोसिस है। और दूसरा डिफर तो खैर जान ही रहो, एक 2n होगा एक n होगा, मतलब एक डिप्लॉइड एक हैप्लॉइड होगा, ठीक है। ये इसको हम मिटा दें। है। यस सर। हो गया? यस सर। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस जानने से पहले, क्योंकि इसका प्रोसेस इजी है थोड़ा, आई मीन oogenesis, आई मीन जो फीमेल का है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि प्यूबर्टी स्टेज अलग हो जाता है, आफ्टर बर्थ अलग हो जाता है, मैच्योरेशन अलग, आई मीन ग्रोइंग बेबी में अलग है, बट इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको ये जानना है कि ये जो प्रोसेस है वो सबसे पहले होता कहाँ है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है, बताओ कहाँ होगा? तो ये कहाँ पे? टेस्टिस में होगा, ठीक है। टेस्टिस में भी कहाँ पे? तो टेस्टिस का एक पार्ट बताए थे कहाँ पे? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बताए थे, ठीक है। अब देखो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी को लेते हैं। तो ये सबसे पहले एक प्राइमरी क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल वहां पे प्रेजेंट होता है, जो कि प्रीमोडियल सेल बोलते हैं इसको। प्राइमोडियल, एक सेकंड, प्राइमोडियल सेल है कि जर्मिनल सेल है वो देखना है। प्राइमोडियल, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियल का लाइंड होता है, ठीक है। और वो जो है वो प्राइमोडियल सेल बनाता है, ठीक है, जिसको प्राइमोडियम जर्म सेल बोलते हैं, जर्म सेल। अब प्राइमोडियम जर्म सेल जो होता है अल्टीमेटली यही एक ऐसा सेल है, ठीक है, जो कि तुम्हारा गैमेट, आई मीन मेल गैमेट के बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। उससे पहले थोड़ा सा चीज जान लो कि हम लोग जो गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं वो जो है 3 फेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, और तीसरा जो होता है वो मैच्योरेशन फेज होता है। ये 3 फेज में दोनों जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। एक सेकेंड, उल्टा हो गया, ठीक है। ये सुनो सुनो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन फेज पहले होगा, ग्रोथ फेज बाद में होगा, उसके बाद मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज पहले, ध्यान देना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसको देना। जो मल्टीप्लिकेशन फेज है पहले 1 नंबर लिखे, उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद मैच्योरेशन, ठीक है। तो
नोट करने में तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। पहला फेज हम क्या बोलता है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है। दूसरा क्या बताए, ग्रोथ फेज, और तीसरा क्या बताए, मैच्योरेशन फेज, ठीक है। ये 3 फेज में गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो प्रोसेस कंप्लीट करता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज तुमको बताते हैं कि प्रीमोर्डियल सेल जो है, ठीक है, प्रीमोर्डियल सेल जो है ये कंटेन करता है, ये कंटेन करेगा, क्या करेगा, कंटेन सर्टोली सेल। बताओ सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है, सर्टोली सेल क्या करेगा, नरिशिंग करेगा, नरिशमेंट। नरिशमेंट, ठीक है। तो ये नरिशमेंट किसको करेगा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल को, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो है, अब यहाँ से पहला फेज स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला जो है वो मल्टीप्लिकेशन फेज है, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो सामने तुमको दिख रहा है वो प्राइमोर्डियल सेल बहुत टाइम आई मीन यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक, और ये बनाता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाया, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो 2 टाइप का बनाया, टाइप ए जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया ए, और दूसरा है स्पर्मेटोगोनिया बी। देखो तुम्हारे सामने फ्लो चार्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा, तो टेस्टिस में। टेस्टिस में कौन सा टिब्यूल है, तो सेमिनिफरस टिब्यूल है। सेमिनिफरस टिब्यूल जो लाइन रहता है जर्मिनल एपिथेलियम, और यही जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल को बनाता है। प्राइमोर्डियम जर्म सेल जब माइटोसिस डिवीजन करता है, ठीक है, तो ये बनाता है स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n होता है। क्या होता है, 2n। अब ये स्पर्मेटोगोनिया 2 टाइप का हो गया, एक हो गया मतलब यहाँ मियोसिस हो जाएगा, या और होगा स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो तो स्पर्मेटोगोनिया ए और स्पर्मेटोगोनिया बी का क्या काम होता है, या फिर टाइप ए या टाइप बी का क्या काम होता है, ठीक है। तो टाइप ए जो है वो स्टेम सेल के बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है किसी भी पर्सन का या किसी भी एनिमल का जिसको स्टोर कर लिया जाए तो उस सेल को फिर से डिवाइड कर सकते हैं। बट हम लोग में क्या है कि कोई भी सेल हम लोग का फिर से डिवाइड रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं रखा है, बट स्टेम सेल रीजनरेशन कैपेसिटी रखा है, और वो डेवलपमेंट के टाइम पे ही, या फिर हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे ही बनता है। स्पर्मेटोगोनिया ए जो है स्टेम सेल बनाया। अब स्पर्मेटोगोनिया बी जो है वो कौन सा सेल बनाएगा, सेक्स सेल, या फिर हम लोग बोलते हैं गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है फेज में स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, फिर डिवाइड करेगा और यहाँ पे बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन फेज, मतलब यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन फेज चला गया, ठीक है। अब देखो हम साइड में ये वाला जो फेज है इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इधर आएगा। अब हम लोग का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो ग्रोथ फेज जाएगा। क्या जाएगा, ग्रोथ फेज, ठीक है। तो ग्रोथ फेज जो होता है यहाँ पे क्या होगा, तो ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देखो लिखा हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होगा तो अल्टीमेटली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब हो जाएगा तो ये डिवाइड करके लार्ज नंबर में इसको बनाएगा। ग्रोथ में बस इतना ही होता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को क्या करेगा, लार्ज नंबर में इसको बना लेता है। अब हम लोग आते हैं मैच्योरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि मैच्योरेशन फेज में क्या होता है,
मैच्योरेशन फेज में जब आएगा तो यही चीज मियोसिस मियोसिस यहाँ पे काम करता है, और मियोसिस करके ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल बनाता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो अल्टीमेटली स्पर्मेटिड्स बनाएगा, और यही स्पर्मेटिड्स जो है अब मैच्योर होके स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है, और यही स्पर्मेटोजोआ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे सामने है कि सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियल प्राइमोर्डियल सेल बनाया, माइटोटिक डिवीजन हुआ, वहां पे स्पर्मेटोगोनिया हुआ। स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप का था, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए इज अ स्टेम सेल एंड टाइप बी इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब वो चला गया ग्रोथ फेज में। जब ग्रोथ फेज में चल जाता है तो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स को बनाता है और कुछ करता नहीं है। जब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बहुत ही लार्ज नंबर में हुआ, तब अल्टीमेटली हमारा यहाँ तीसरा फेज स्टार्ट हुआ। इस यहाँ पे तीसरा फेज जो हम लोग बोले थे मैच्योरेशन वाला फेज, वो स्टार्ट हुआ। अब देखो मैच्योरेशन फेज में क्या हुआ, सर लार्ज नहीं नंबर दिख रहा है, आप जहाँ लिख रहे हैं। अच्छा ये मैच्योरेशन है, इधर यहाँ पे लिख देते हैं, मैच्योर फेज लिख देते हैं। ठीक है, देखो ये मैच्योरेशन फेज, मैच्योर फेज लिखें तो जब ये मैच्योरेशन फेज या मैच्योर फेज आएगा तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। अब मियोसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यही डेवलप करेगा स्पर्मेटिड में, और स्पर्मेटिड अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगा, और स्पर्मेटोजोआ मतलब उसी को हम लोग स्पर्म बोलते हैं। यही है तुम्हारा मैकेनिज्म, और इसमें कुछ है नहीं। तो पहला यहाँ पे माइटोसिस याद रखना और दूसरा मियोसिस याद रखना, और ये सारा प्रोसेस सामने, इसको नोट करो। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो स्पर्मेटिड के बाद क्या लिखा है सर? स्पर्मेटिड के बाद अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ। क्या सर? फिर से बता दें। फीलिंग क्या है? सर स्पर्मेटिड उधर के का बाद बोर्ड नहीं लिखे दिख क्या? रहा। अच्छा वो देख नहीं रहा है। हाँ सर, कट रहा। तो साइड वाला कैमरा थोड़ा उधर कर। अच्छा नहीं, कैमरा उधर कर रहे हैं। नहीं ठीक है, रुको रुको, इधर इधर वाला हो गया ना। हाँ सर। यहीं पे लिख देते हैं अच्छे से। चलो सर, पार्ट नहीं दिख रहा, लास्ट मुझे थोड़ा सा। हाँ लास्ट में लिख देते हैं, लास्ट वाला ही देखते हैं। स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड, उसके बाद ये बनता है स्पर्मेटोजोआ, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्म। बस हो गया, ठीक है। यही स्पर्मेटिड के बाद हम उधर लिख दें स्पर्मेटोजोआ बस। इसका हम एक डायग्राम भी बना देंगे। सर आप जो दो स्टेप बताए थे, स्पर्मेटोजोआ ए एंड स्पर्मेटोजोआ बी, तो उसमें तो बी तो आगे प्रोसीड किया तो ए वहां पे रुक जाता है। हाँ वो तो स्टेम सेल बनाएगा, स्टेम सेल का फॉर्मेशन करेगा। देखो एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो लार्ज नंबर है ना, ये लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस होगा। तो मियोसिस में क्या होता है पता है, यहाँ पे ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है। ठीक है, जब 2 सेकेंडरी स्पर्मोसाइट्स होगा तो फिर वो जब स्पर्म, तो यहाँ पे भी माइटोसिस होगा, यहाँ मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस। ठीक है,
तो दोनों जो दो वो हमारा ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो मिला हमको, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो यही दो फिर माइटोसिस करेगा तो 4 बना देता है। तो स्पर्मेटिड फिर स्पर्मेटोजोआ, ये हम बनाते हैं, फिगर हम बना देते हैं कि कैसे। एनसीईआरटी में जो है जैसे वो तुमको अभी सामने दिख जाएगा, इसको नोट कर लिए तो बोलो मिटाते हैं। हो गया सर। हो गया ना, तो इसको ध्यान रखना। एक यहाँ पे भी ऐड कर लो माइटोसिस, यहाँ पे 2 मतलब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना ये क्या मियोसिस है तो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड, ये हो जाएगा हैप्लॉइड, ठीक है। इसको हम मिटा दें, यस सर। ठीक। एक एनसीईआरटी में फिगर है, वो फिगर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे से याद कर लेना स्टेप वाइज, क्योंकि वो हर एक स्टेप में जो प्रोसेस है ना वो प्रोसेस में लिखा हुआ है, ठीक है। कि प्यूबर्टी में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी, ठीक है। गुड इवनिंग। यह देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था लास्ट नंबर, फिर सेकेंडरी बना तो वहाँ फर्स्ट मियोटिक होगा, और फर्स्ट मियोटिक होके वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हैप्लॉइड था। फिर सेकेंडरी जब स्पर्मेटिड बना तो वहाँ पे देखो 2n, वहाँ पे सॉरी वो सेकेंड मियोटिक है, क्योंकि यहाँ पे फिर दो लार्ज नंबर बना है। और यहाँ स्पर्मेटिड जो है डिफ्रेंशिएट होकर माइटोसिस होकर वो स्पर्मेटोजोआ बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे वो एक स्पर्म का फॉर्मेशन है। स्पर्मेटोजोआ को ही हम लोग यहाँ पे स्पर्म बोलते हैं, ध्यान, ठीक है। यही है तुम्हारा मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसी में हम लोग स्पर्म का थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो हम आगे करेंगे। इसको नोट करो।
हो गया इसको? Yes, sir. Yes. अरे तुम बोलो, तुम लोग एकदम बैठे हुए हो, हमको लगा नहीं हुआ है। अब हम लोग इसके बाद स्पर्म का वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद थोड़ा सा।
देखो सबसे फर्स्ट में हमारा जो आई मीन ये स्ट्रक्चर है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले स्पर्म जो होता है आई मीन एक मैच्योर स्पर्म, उसका 3 पार्ट है। फर्स्ट जो है वो होता है हेड, ठीक है। यहाँ पे हम हेड लिखे हैं, देखो हेड में हम लोग को ये 3 पार्ट दिखता है। एक एक्रोजोमल, सबसे एकदम प्रॉक्सिमल आई मीन बोल सकते, सबसे सामने में एक्रोजोम रहता है। एक्रोजोम जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जिसका काम होता है पेनेट्रेशन ऑफ ओवा, आई मीन जब वो फ्यूज करता है तो वो मेम्ब्रेन को ब्रेक करके अंदर में न्यूक्लियस का डिवीजन का जो काम है, ये एक्रोजोम को यहाँ पे एंजाइम है, ठीक है, एक्रोजोमल एंजाइम बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये ऊपर में जो सीट है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट एक्रोजोम, ठीक है। हेड रीजन में ही हमारा आई मीन स्पर्म का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसका नेक्स्ट पार्ट में नेक, ये जो रीजन है ये नेक रीजन है, देखो यहाँ हम गोल घेरा कर नेक रीजन, नेक रीजन में सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो ऊपर में यहाँ पे एक गोल सा सर्कल बनाए, ध्यान देना यहाँ पे, वो उसको हम लोग प्रॉक्सिमल सेंटर, जिसके जस्ट नीचे में जो सेंटर उसको डिस्टल सेंट्रियोल बोलता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है और कहीं ना कहीं वो पेनिट्रेशन में भी वो हेल्प करता है, ठीक है। आई मीन कहने का मतलब वो क्लीवेज जो सोचते हैं ना, क्लीवेज आई मीन जब वो जाएगा तो क्लीवेज के लिए आई मीन एक तरह का डिवीजन, ये क्लीवेज, उसमें ये डिस्टल पार्ट का फंक्शन करता है। उसके बाद हमारा मिडिल पीस है, ये जो तुम्हारा पूरा पीस दिख रहा है, ये पूरा जो पार्ट है वो मिडिल है। मिडिल में देखो एक रेड कलर का हम बीच में एक लाइन बनाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, क्योंकि स्पर्म सेल है तो इसमें फिलामेंट होगा, और उसका जो अरेंजमेंट है 9+2 फाइब्रिल्स होता है अरेंजमेंट, ठीक है। सेल में पड़े वो ड्यूप्लेट ट्रिप्लेट वाला जो सेंट्रोसोम सेंट्रोल का अरेंजमेंट है, वो 9+2 जो होता है ये स्पर्म का भी होता है। तो ये जो रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला, ये रेड जो है ये लाइन वो एक्सियल फिलामेंट है, और इस पूरे पार्ट को मिडिल पीस बोलते हैं। और ये ब्लू में जो हम फिगर बनाए हैं, ब्लू में जिगजैग मोशन में, जिगजैग रे में, तो उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल है तो ये क्या प्रोवाइड करता है, एटीपी, और एटीपी से वो मूवमेंट की तरफ वो मूव करता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में टेल रीजन, टेल रीजन में फाइब्रस शीथ है, ठीक है। अब शीथ का क्या काम होता है, तो शीथ जो होता है एक तरह का स्विमिंग कराने में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये मूवमेंट में हेल्प कराता है। और टेल जो है फाइब्रस शीथ होने के मूवमेंट का काम कराता है, बस यही है, इसको नोट करो। इसका जो फंक्शनिंग है, जैसे क्योंकि हम फंक्शनिंग तो पूरा इसमें एक्रोजोम का मेन फंक्शन होता है, अगर तुमसे पूछ दे कि मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट है, तो तुम लिख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया, वहां से एटीपी मिलेगा और वो मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। और टेल जो है उसमें फाइब्रस शीथ होता है, और फाइब्रस शीथ जो है स्विमिंग कराने का काम करता है। और अगर नेक रीजन का काम पूछे तो नेक रीजन में सेंट्रियोल होता है, और सेंट्रियोल का काम होता है क्या, क्लीवेज करवाने में। बाकी बात जो मेन फंक्शन है वो एक्रोजोम है, जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम वहां कंटेन करता है। और दूसरा जो एंजाइम है वो हाइल्यूरिनोडेज एंजाइम होता है, जो पेनिट्रेशन मतलब जो जोनापालिसिडा, क्योंकि इसके बाद हम लोग वो ही पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें जो जोनापालिसिडा होता है उसको ब्रेक करने का जो काम है, ये एक्रोजोमल फंक्शन है, जो कि हेड रीजन से होता है। यही है तुम्हारा स्पर्म का स्ट्रक्चर है, इसको नोट करो। इसको नोट करो जल्दी। नोट कर लोगे तो हमको एक बार बताना, ठीक है। हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। तो
यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखो मेल का जो भी था वो सारा हम बता दिए, आई मीन स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक में कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो तुम लोग, कुछ भी दिक्कत है तो। कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर, क्लियर है। नहीं ना, नहीं ना पूछना है, ठीक है। ना सर। तो आज हम oogenesis का बता दें? नहीं सर, रहने दीजिए, नेक्स्ट डे बताइएगा। हाँ उसको नेक्स्ट डे बता देंगे, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आज इतना रहने दो, नेक्स्ट डे oogenesis, ठीक है। और आज जितना भी टॉपिक बताए हैं सारा जो है वो एक ही टॉपिक मेनली हुआ है तुम्हारे स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके अलावा प्यूबर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो जो भी आज बताएं सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, क्योंकि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो इसका फंक्शन जरूर पूछेगा। तो दो चीज जरूर याद रखना, एक मिडिल पीस वाला और एक हेड रीजन वाला। बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि मिडिल पीस वाला जो है ये पूछता है और ये एक्रोसोम का फंक्शन पूछता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम या हाइल्यूरिनोडेज एंजाइम होता है जो पेनिट्रेटिंग ऑफ ओवा, और मिडिल पीस का क्या काम बताए, वो मूवमेंट ऑफ स्पर्म कराने में हेल्प करता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सर मूवमेंट में टेल होता है ना सर? टेल जो है स्विमिंग कराएगा, तैराएगा उसको, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है जी। मूवमेंट मतलब उसको ऐसा थोड़ा, मूवमेंट का मतलब क्या हो जाएगा और स्विमिंग का मतलब क्या होगा, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो स्विमिंग टेल जो है उसको एक तरह का स्विम करने का मतलब जो मूवमेंट, जैसे क्या कैसे हम बताएं तुमको कि स्विमिंग का मतलब सीधा जा रहा है ना, डायरेक्शन चेंज करने में। हाँ डायरेक्शन वगैरह जो होता है वो उस तरह से, ठीक है। वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बोलते हैं ना कि मूवमेंट मतलब डायरेक्शन वगैरह चेंज करते करते जाता है ना, वो ऐसा थोड़ा है कि जो अंदर जाएगा, आई मीन ओवरी में सॉरी वेजाना में जाएगा तो उसके बाद सर्वाइकल के ऊपर में जब फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो वो कैसे वो मूव करता है, वो मूवमेंट का काम इसका रहता है, ठीक है। स्विमिंग का काम टेल का रहता है, ठीक है, यही है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये तुम्हारा है। नेक्स्ट क्लास हम oogenesis करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग ओवा का बेसन फॉलिकल के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोनल समझ ही गए दोनों में, हार्मोन बताएंगे नहीं, जो बताए थे इसके पहले वही काम होगा। उसका डायरेक्ट कल हो सकता है कि हम लोग ओव्यूलेशन खत्म करें और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कल दो टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल तक कंप्लीट करेंगे कल, ठीक है। इसमें कुछ किसी को अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, अभी भी टाइम है, 5-7 मिनट है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। बाकी बात तुम लोग अब प्रिपरेशन करो, आई मीन रिवीजन करो, ठीक है। एनसीईआरटी अब तो बुक स्टोर भी खुल ही गया, तो हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी बुक ले लो अगर नहीं ले पाए हो तो, ठीक है। कल से बुक स्टोर खुल गया है तो अच्छा है, तो जा सकते हो, बट 11 बजे तक ही खुला रहता है, तो कम से कम एनसीईआरटी बुक्स को खरीद लो जल्दी हीरापुर से। में खुल गया सर? हाँ हीरापुर खुल गया है, आई मीन बुक्स स्टोर खुल गया है, दिल्ली बुक स्टोर खुल गया है, वो पोद्दार बुक खुल गया है, धनबाद बुक स्टोर, आई मीन हम पुलिस लाइन से ही जा रहे थे आज 10 बजे, तो हम देखे वहाँ पे बुक्स वगैरह खुला हुआ था, लाइन वगैरह लगा हुआ था। तो एनसीईआरटी तुम बुक कहीं से भी ले सकता है, एनसीईआरटी का प्राइस में कोई डिफरेंस है नहीं, इसीलिए बस ओरिजिनल रहना चाहिए। हाँ बुक देखो एनसीईआरटी भी बुक लोगे थोड़ा ओरिजिनल देख के लेना, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट या कुछ है, क्योंकि नहीं ओरिजिनल मिल रहा है रहेगा। सर, उधर हीरापुर से ही लेना पड़ेगा, इधर नहीं मिल रहा। अच्छा इधर से नहीं मिल रहा है तो ठीक है, उधर देख लेना, बट चेकिंग वेकिंग बहुत है, वैसे बुक के मामले में चला, लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन है तो बस एक बार निकलना, 2-3 मतलब बुक्स जो अपना सेलेक्ट करना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक तो रहना ही चाहिए, उसके अलावा जो बुक चाहिए होगा अगर तुम लोग को सही लगा तो ले लेना। साइड बुक्स मिलेगा? साइड बुक सब मिलेगा, दिलीप पोद्दार सब खुल गया तो क्यों नहीं मिलेगा। आज हम हीरापुर तो गए नहीं थे, बट पुलिस लाइन में हम देखे हैं पोद्दार बुक स्टोर, धनबाद बुक स्टोर जो पुलिस लाइन के जस्ट सामने में है, पोद्दार बुक स्टोर तो जान ही रहो, वो सब बुक खुल गया था, तो साइड बुक तो मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। ऐसा ठीक है सर, ले लेंगे, कल ही ले लेंगे। बुक
हाँ हाँ, एनसीईआरटी कम से कम खरीद लो, ताकि पता चलेगा ना हमको क्या मतलब कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो सब चीज पता रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, इसलिए थैंक यू ठीक सर। है फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं, रिवीजन करके आना, पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सर।